एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। चाइना के अगर हालात पाकिस्तान से खराब होते हैं अल्टीमेट फायदा, तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा। पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकत है, पांचवी छठी पावर बनी चुके हैं। भारत इस वक्त जो है चीन के सामने खड़ा है। तो आप ये देखिए कि दोनों 62 में और था, 2020 में और है, दोनों वक्तों में बहुत फर्क है कि चीन जो है वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किए बगैर दुनिया में सुपर पावर का रोल प्ले करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान और जो वहाँ के हिंदू हैं या दीगर मज़ाहिब हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, वो सदियों से रह रहे हैं। अभी कोरोना आया तो वो जो हाइट ऑफ हेटेड थी दोनों कम्युनिटीज के दरमियान, उसमें बहुत हद तक आपको कमी नजर आती आई, क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें एक वक्त तक चलती हैं, पॉलिटिक्स के साथ मुंसलिक होती हैं। पाकिस्तान की मीडिया में आज यह चर्चा हो रही है कि चीन एक डूबता हुआ सूरज है और दूसरी तरफ भारत उगता हुआ सूरज है। दूसरे शब्दों में चीन के बारे में यह कहा जा रहा है कि चीन को जितना विकास करना था उसके वह उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और चीन बाहर के कई देशों से पंगे ले चुका है और भीतर से वह आंतरिक विवादों से घिर चुका है। इसलिए अब चीन धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। दूसरी तरफ भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था का देश है, साथ ही भारत में लोकतंत्र है, इसलिए विश्व में इसकी विश्वसनीयता चीन के मुकाबले ज्यादा है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे की कहानी आइए आगे सुनते हैं। नजर ऐसी आ रहा है कि इंडिया जो है वो एडवांटेज में है। इसकी वजह ये है कि ऐसा करने से अगर पाकिस्तान, जाहिर है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो है वो रिलेशन इस तरीके से कायम हो जाते हैं और उसका टिल्ट इस तरफ दोबारा भी होता है और फिर उसका इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात, तो एक तो ये कि चाइना को भारत जो है वो समझिए कि फिर थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। और जाहिर है कि चाइना के अगर हालात पाकिस्तान से खराब होते हैं अल्टीमेटली, फर्ज कीजिए आगे जाके, तो ये भी भारत के फायदे। तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इस तमाम सिनेरियो में। देखें उस नुक्ता नजर से आप देखें ना, तो वो जो कहते हैं ना कि एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। चीन ने ये जितनी बड़ी तरक्की की, जो सब कुछ किया, अब उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बुढ़ापे और फटीग का शिकार होती जा रही है। उसको पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट एक डेकेड में इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन के उभर जाएगा उसके मुकाबले में। और उस हवाले से यही चीजें कंसीडर एक्चुअली होती हैं, क्योंकि उसमें आपकी लेबर फोर्स क्या है, उसमें आपकी जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। तो उस हवाले से आप चीन को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। चीन के बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, उनके जो एथनिक इश्यूज चल रहे हैं, उनके रेशल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी जो ट्राइबल बुनियादों पे कि ये हैन हैं और ये फलां हैं और ये इस इलाके के हैं और वो उस इलाके के हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जेंडर के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन के मसाइल अभी तक डिस्कस ही होना शुरू नहीं हुए। पूरा पोलिट ब्यूरो जो है उसमें सिर्फ एक औरत है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी 3-4% से ज़्यादा ख्वातीन नहीं है पूरे मुल्क की उसमें। ये चीजें भी आप देखें। अब ये जो दुनिया को लीड करने के लिए सिर्फ हथियार या इकोनॉमी नहीं होती है, उसके लिए आपने देखना होता है कि आपके मुल्क के अंदर कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, इक्वालिटी का क्या इशू है, वहां पे आपका जो अपॉर्चुनिटीज इक्वली। अभी तक भी वहां पे खुद वो तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे रह रहे हैं। कोई $28 इनकम जो है उस पे लोग जो है गुजारा करने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। तो इस हवाले से जो चीन का अपना वो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। अब उसको इससे आगे जाने के लिए एक सिस्टम में एक नई तब्दीली लानी पड़ेगी, जिसमें फ्रीडम, डेमोक्रेसी और आवाम के जो राइट्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस तरह के माहौल में मजीद आगे जाने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम लेके तो आप बाकी दुनिया को उस तरीके से एंगेज नहीं कर सकते जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है। उसको वेरी वेल सेड सर। इंडिया, अब इंडिया का ये है कि इंडिया को कम से कम ये फायदा है कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है।
लेकिन ये जो आपने सिनेरियो बयान किया, इसमें तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो चाइना को बीट कर सकता है और वो सुपर पावर के उस पे जो है वो उसमें आ सकता है, उस टक्कर पे। ये एक बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हर कोई सिर्फ, लेकिन जो आपने चाइना की अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस की, तो उस हवाले से आप यही सिनेरियो देख रहे हैं कि इंडिया का ज्यादा चांस है इसकी निस्बत। देखें, मैंने कहा ना कि चीन के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं जिनको आर्टिफिशियली जो है वो डिसमिस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ये वीगर का मसला जो है, वीगर कम्युनिटी जो है, वीगर जो मुसलमान हैं, जी 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 बिल्कुल। अब ये तो इस पे दुनिया मुतफिक है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके या मुख्तलिफ तरीकों से पाबंद सलासल ही समझ लें किया हुआ है और उनके हुकूक हैं। अब इस पे पाकिस्तान डबल स्पीक करता है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के सामने ये कहने की जरूरत की कि मुझे पता ही नहीं कि वीगर्स का भी कोई मसला है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। अब ये एक इतनी बड़ी जोक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पॉलिटिक्स में कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो नेक्स्ट डोर नेबर है और इतने करीब ताल्लुक रखता है चाइना के साथ, उसको ये ना पता हो कि वीगर्स का क्या मसला है और उस पे हमारी क्या। और उसकी वजह यह है कि वो ये कहना नहीं चाहते कि अगर उनके साथ कोई इस तरह का सलूक हो रहा है जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी तो चीन में हमें पता है नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स और बेसिक राइट्स हैं लोगों के, या रिलीजियस राइट्स हैं, तो उनकी वायलेशन हो रही है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये लफ्ज भी जब आप नहीं कह सकते तो आप मुझे बताएं कि आप कितने अरसे तक ये ताल्लुकात इस तरह के जो है वो सस्टेन कर सकते हैं अनकंडीशनली। आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो एकदम रेशल डिवीजन जो है वो नजर आ जाएगी कि जी यहाँ काला डिस्क्रिमिनेट हो रहा है और उसके खिलाफ आप फौरन बयान देंगे। मुसलमान का लफ्ज जहाँ पे आता है, आप फलस्तीन पे जो है वो उठ के भागना शुरू हो गए, तकरीरें लिखी हुई लेके कि हम जो है वो इस पूरी मूव को जो डील करेंगे। बर्मा में एक मुसलमान मारा गया तो आप बयान देने पे उतर आते हैं। खुद हिंदुस्तान के अंदर और स्पेशली कश्मीर के नाम पे जो है वो छोटे से छोटा मसला खड़ा हो तो आपको आग लग जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1 मिलियन वीगर जो हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो आप ये मुतालबा तो करें कि इसकी इंटरनेशनली कोई किस्म की इन्वेस्टिगेशन तो हो। ये 10 साल से ये बात डिस्कस हो रही है और आपको पूरी दुनिया का दर्द जो है वो खाया जा रहा है। ये है मुनाफिकाना कंप्रोमाइज। इस मुनाफिकाना कंप्रोमाइज को लेके अब बहुत अरसे तक जो है वो चीन का साथ नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो नए प्रॉब्लम्स अब आर्टिफिशियली खड़े हो रहे हैं उसमें एक ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आर्टिफिशियली है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और जो वहाँ के हिंदू हैं या दीगर मज़ाहिब हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, वो सदियों से रह रहे हैं। ये एक दफा 1947 में इसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया था क्योंकि उसके पीछे मफादात थे, एक नेशनलिस्ट मुस्लिम नेशनलिस्ट तहरीक थी। और अब दूसरी बार जो है उसको इंटरनेशनल इसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा रहा है क्योंकि एक हिंदू नेशनलिस्ट तहरीक उभर रही है और उसमें कुछ लोगों को वोट का फायदा, पॉपुलैरिटी का फायदा, या जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो उनको नजर आ रहा है। लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा देर नहीं चलती हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप देखें अभी कोरोना आया तो वो जो हाइट ऑफ हेटेड थी दोनों कम्युनिटीज के दरमियान, उसमें बहुत हद तक आपको कमी नजर आती आई। क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें एक वक्त तक चलती हैं, पॉलिटिक्स के साथ मुंसलिक होती हैं। तो इसलिए ये चीजें जो हैं ये इंडिया के कोई रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में चलती आई है और उनको एक तजर्बा हो चुका है डेमोक्रेसी का। तो उनको चीन की निस्बत ये बहुत बड़ा फायदा है। चीन जब उनके अपने आप को मैच करेगा, आप क्या ये समझते हैं दुनिया में कोई सैन माइंड ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि चीन जो है वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किए बगैर दुनिया में सुपर पावर का रोल प्ले करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए उनको एक बंच ऑफ डिक्टेटर्स की जरूरत होगी दुनिया में जिनको साथ लेके तो वो कोई इस तरह का माहौल क्रिएट करें, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि डेमोक्रेसी अब एक ऐसा जो है वो चीज बन गई है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो है गवर्नेंस का एक तरीका है। आप अगर उस पर नहीं चल रहे तो जाहिर है फिर आप ये काम नहीं कर सकते। ये फायदा जो है वो डेफिनेटली इंडिया को है अगर वो
स्मार्टली इसको रियलाइज करते हैं और स्मार्टली इसको यूटिलाइज करते हैं अपने हक में। वरना जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो हर सोसाइटी के अंदर हैं। जाहिर है कि चीन के पाँव में कोई किसी ने बेड़ी डाली हुई है, ये जो एंटी डेमोक्रेटिक बेड़ी है, तो वो भी वहां के अपने लोग हैं ना, वो उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो इसलिए डेफिनेटली कोई चीज ऐसी अगर इंडिया में नहीं आती तो उसमें पॉपुलेशन वाइज भी वो चीन को क्रॉस कर रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी दे आर डूइंग गुड। तो इन डेमोक्रेसी काबू पा लेते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को, या ये जो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का अगर कोई अमल होता है तो उसको काबू कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके चांसेस ज्यादा हैं, चूंकि उनको दुनिया से तावन ज्यादा मिलेगा चीन की निस्बत। अभी जो परिचर्या में आपने भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, सफल कूटनीति तथा विश्व मंच पर बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में सुना, और वह भी ऐसे लोगों के मुंह से सुना जो शायद ही भारत के बारे में अच्छा सुनते हैं। यह सभी चीज़ें देशवासियों के लिए गर्व की बात है। हाँ, यह बात अलग है कि इस देश में भी कुछ ऐसे चंद विभीषण हैं जो शायद अपने देश के बारे में गर्व न अनुभव करते हों। आज का भारत सक्षम भारत है, सबल भारत है और विश्व मंच पर प्रतिष्ठित भारत है। आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई मेरे द्वारा नया वीडियो डाला जाए उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।